तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो, जब तक आपको बोला ना जाए कि गैस कौन सी है, तब तक आप हमेशा आइडियल गैस ही कंसीडर करेंगे, राइट। तो हम जो वर्क डन निकालेंगे, कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। तो देखो, अभी हमने पढ़े थे दो प्रोसेस, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल चेंजेस, डीवी चेंजेस, और उसका वर्क डन जब हम निकालते हैं बच्चा, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, राइट, इंटीग्रेशन करते हैं। तो वही एक्सप्रेशन लिखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल का एक्सप्रेशन क्या है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल्स टू, ये है इंटीग्रेशन, और हमारा वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल। हम यहाँ स्मॉल चेंज कर रहे हैं, रिवर्सिबल में स्मॉल चेंज करते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है डीवी। अगर यहाँ लिखा होता आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, तो क्या लिखती मैं यहाँ, तो ये इंटीग्रेशन नहीं होता, तो होता माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट। समझ में आया, क्योंकि आइसोथर्मल के केस में हमने क्या किया था, जो मिट्टी थी पिस्टन के ऊपर वो एकदम से रिमूव की, तो बहुत सा बड़ा सा चेंज आया, और इसमें छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया हमने मिट्टी का, फिर उसे रिमूव किया, तो इतना इतना बिल्कुल माइन्यूट से चेंजेस आए वॉल्यूम में, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ लिया है रिवर्सिबल के केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि हम क्या ले रहे हैं, वो हमारी सैंड, वो मिट्टी लगा रही थी, माइनस हम ये क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या है, डी वी, यानी कि जो वॉल्यूम में स्मॉल चेंजेस हुए हैं, राइट। तो देखो, अभी हमने पढ़ा था रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो गैस के प्रेशर के इक्वल होगा, कब होगा, एट ऑल स्टेप्स। जितनी भी बार आप लगाओगे बच्चा, एक सेकेंड ये मार्क, एट ऑल स्टेप्स, राइट। जितने भी टाइम आप उस सैंड को पिस्टन से थोड़ा थोड़ा रिमूव करोगे, तो हर स्टेप पे पिस्टन एक जगह पे आके रुक जाएगा, और वो जगह कौन सी होगी, जब आपका पी एक्सटर्नल और पी प्रेशर जो है वो इक्वल होगा, राइट। तो देखो, हमने बोला कि पी एक्सटर्नल इक्वल है होगा प्रेशर ऑफ गैस के, डन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आइडियल गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन बच्चे होती है प्रेशर ऑफ गैस, हम लिखते हैं ना PV इक्वल्स टू nRT। तो वो प्रेशर कौन सा होता है, वो गैसियस प्रेशर होता है, आइडियल गैस का प्रेशर है वो, राइट, उसमें आइडियल गैस है। तो ये गैस का प्रेशर मल्टीप्लाई V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। और मैं आपको बता चुकी हूं कि जब तक बोला ना जाए कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, तब तक आप कंसीडर करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं, राइट। अगर चेंज होगा ना बच्चा, तो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रोसेस से पहले, यानी कि मान लो एक्सपेंशन का हम बात कर रहे हैं, तो वो देगा आपको क्वेश्चन में कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन से पहले आपके नंबर ऑफ मोल्स ये थे, आफ्टर द रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपके नंबर ऑफ मोल्स y हो गए, ठीक है, y मोल्स हो गए। तो यही मैं बोल रही हूं कि जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए कि नंबर ऑफ मोल्स, एक बार दे दिया कि इतने हैं, ये नहीं बोला कि प्रोसेस से पहले क्या थे बाद में क्या थे, तब तक कंसीडर करो मींस नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, राइट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं लिख सकती हूँ प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू nRT अपॉन V, हाँ लिख सकते हैं, सिंपल। अब एक बात देखिए, यहाँ क्या है, पी एक्सटर्नल हमारा रिवर्सिबल के केस में क्या था, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल था हर स्टेप्स पे, राइट, एट ऑल स्टेप्स। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सप्रेशन है, मैं इस एक्सप्रेशन में बच्चा पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, और पी गैस की वैल्यू क्या ही है, ये आई है nRT अपॉन V। समझ में आया, दोबारा देखो, ये है एक्सप्रेशन, आपको पता है P एक्सटर्नल हमारा रिवर्सिबल के केस में प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, राइट, हर स्टेप पे इक्वल होता है।
तो क्या P एक्सटर्नल की जगह मैं P गैस लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, मान लो राम और श्याम जुड़वा है, राम श्याम जैसा दिखता है, श्याम राम जैसा दिखता है, तो अगर मैं श्याम की जगह पे राम को रख दूं या राम की जगह श्याम को, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, राइट। तो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की जगह क्या लिख दिया मैंने? प्रेशर किसका? गैस का। अब गैस के प्रेशर की वैल्यू आइडियल इक्वेशन से हमने यहां निकाल ली कि गैसियस प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो क्या है? nRT/V। समझ में आया? अब देखो P एक्सटर्नल है, यहां मैंने लिख दिया माइनस, माइनस था तो माइनस P एक्सटर्नल की जगह nRT/V, और क्या है हमारा यहाँ पे? dV, तो मैंने लिख दिया यहाँ dV। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चा, इंटीग्रेशन करते हैं ना तो एक बेसिक सी चीज है जो आपको पता होना चाहिए, जो जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। फिर से सुनो, जो जो चीजें इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट होती हैं वो उन चीजों का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है? देखो सबसे पहले आइसोथर्मल, आइसोथर्मल लिखा है तो क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। टेम्परेचर को बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, तो भाई ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसे भी बाहर निकाल दो, ये भी मैंने बाहर निकाल दिया। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। जब तक हमें बोला ना जाए कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं, तब तक आप उसे कंसीडर करोगे कि वो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं, सिंपल। तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है हमारे? कांस्टेंट, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई और वो क्या थी? वॉल्यूम, राइट। तो nRT, तीनों चीजें आ गई बाहर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किसका करना है हमें? वॉल्यूम का, क्योंकि चेंज किस में हुआ है? वॉल्यूम में। जब हमने सैंड हटाई उस पिस्टन से तो चेंज किसका हुआ था? वॉल्यूम का ना। डीवी जो चेंज हुआ था वो वॉल्यूम का चेंज हुआ था। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? डीवी अपॉन ये जो v था, इस एक्सप्रेशन का v जो है वो है v, क्योंकि वॉल्यूम में तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो वेरिएबल है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? मान लो कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन करने से पहले वॉल्यूम थी, इनिशियल वॉल्यूम थी हमारी v1। जब थोड़ा सा वो एक्सपेंड किया तो हमारी वॉल्यूम क्या हो गई? v2। फाइनल वॉल्यूम क्या हुई हमारी? v2। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा? यहां लिखते हैं जहां से शुरू हुआ यानी इनिशियल वॉल्यूम, यहां लिखते हैं फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? वेरिएबल जो चीज होती है उसका इंटीग्रेशन होता है, dv अपॉन v। कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, इसीलिए हमने कांस्टेंट को बाहर रखा, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इसका पूरे का इंटीग्रेशन करूंगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट? वर्क डन इक्वल्स टू माइनस nRT में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन थोड़ी ना होगा, राइट। तो जब इस इंटीग्रेशन को मैं ln की फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आएगा? ln v2 अपॉन v1, राइट। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऑप्शन ये भी मिल जाए कि ये ऑप्शन भी मिल जाए, तो आप इसको गलत मत समझना। अगर मैं माइनस साइन को हटाऊंगी तो ये मेरा फ्लिप कर जाएगा, v2 ऊपर था इसमें, v1 नीचे था, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, v1 अपॉन v2 हो जाएगा। ये है w इक्वल्स टू nRT ln v1 अपॉन v2, ठीक है। अब एक और चीज देखो, हम बोल रहे हैं ना बच्चे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, तो एक बात बताइए मुझे, देखिए आइसोथर्मल, हमें एक बात बताइए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT। कांस्टेंट क्या क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल्स बोला नहीं गया कि चेंज हो रहे हैं, तो कांस्टेंट है। R क्या है? गैस कांस्टेंट है, तो वो भी कांस्टेंट है। T क्या है हमारा? टेम्परेचर है, तो वो भी क्या है? कांस्टेंट है। nRT क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, राइट। अब ये क्या है? PV, तो हमारा ये तो था, हमने प्रेशर गैस का लिख दिया था इसके इक्वल, लेकिन हम यहाँ नॉर्मल बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? आइसोथर्मल के केस में आइडियल गैस लेंगे तब P1V1 इक्वल्स टू P2V2, राइट। P1V1 इक्वल्स टू P2V2, राइट। अब इसको जब मैं वर्क डन की फॉर्म में लिखूंगी, क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहे? रुको, ये भी नहीं चल रहा है, चलेगा? हाँ चल गया। देखो
जब मैं इसको वर्क डन की फॉर्म में लिखूंगी P1V1 इक्वल्स टू P2V2, राइट। इसको और क्या लिख सकते हो आप, P1V1 इक्वल्स टू P2V2 को हटा के क्या लिख सकते हो, अगर आप क्या लिख सकते हो, P1, यहां से P1 के नीचे क्या आ जाएगा अपॉन P2 और V2 अपॉन V1, राइट। P1 अपॉन V2, V1 V2 अपॉन V1, ठीक है। तो देखो तो क्या आ सकता है कि वर्क डन इक्वल्स टू, यहाँ V2 अपॉन V1 की जगह क्या रख सकते हो आप, P1 अपॉन P2। अगर प्रेशर की टर्म्स में दिया हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस nRT ln V2 अपॉन V1 की जगह रखना है क्योंकि V2 अपॉन V1 के इक्वल है ln P1 अपॉन P2, राइट। और अगर मैं माइनस हटाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वर्क डन इक्वल्स टू nRT ln, माइनस हटाना है फ्लिप कर दो, P2 अपॉन P1, राइट। तो ये था हमारा वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। कौन सा केस, आइडियल गैस का केस। जब तक बोला ना जाए तब तक आइडियल गैस ही लेंगे, जब तक बोला ना जाए कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तब तक नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट लेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, एक बार देख लीजिए। देखो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल ये समझ में नहीं आया, फ्री एक्सपेंशन क्या है मत आने दो, अपने आप लास्ट तक समझ में आ जाएगा। आइसोथर्मल तो पता है ना, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इस छोटे से पॉइंट को पकड़ो और इस टॉपिक को पूरा सॉल्व करते हैं। देखो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है हमारा कांस्टेंट। अब एक बात बताइए, जब हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी लेक्चर नंबर 2 में, तो आपने पढ़ा कि जो हमारा बच्चे इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है और वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज होगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। और इंटरनल एनर्जी भी आपको पता है, एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनको कंबाइंड वे में जनरलाइज्ड बोल दिया जाता है, कंबाइन करके इन टोटल सबको कि वो इंटरनल एनर्जी है। सारी एनर्जीज एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है उन सबको टोटल बोल दिया जाता है कि वो इंटरनल एनर्जी है, राइट। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर में चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। मान लो प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स सब कुछ चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कंडीशन है आइसोथर्मल। मान लो आइसोथर्मल कंडीशन है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स सब चेंज हो रहे हैं, सब चेंज, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज कर दिए, तो इंटरनल एनर्जी पे क्या इंपैक्ट होगा, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्यों, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ में आया, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब प्रोसेस होने से पहले जो एनर्जी थी जितने अमाउंट में, उतनी ही एनर्जी प्रोसेस के बाद में है, राइट। तो चेंज क्या होगा, जीरो। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं। जैसे मान लो प्रोसेस होने से पहले आपकी इंटरनल एनर्जी थी एक्स, डेल्टा नहीं लगाते, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, राइट। मान लो U1, U इनिशियल, प्रोसेस से पहले आपकी इंटरनल एनर्जी थी एक्स, प्रोसेस हो गया, इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, इंटरनल एनर्जी क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्स। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या है यहाँ, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। चाहे 1000 प्रोसेस करवा लो, ये प्रोसेस चाहे 1000 स्टेप्स में हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी तब भी कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंपल। तो अब निकालना है आपको डेल्टा यू। अब ये डेल्टा यू क्या है, डेल्टा मतलब चेंज, और किसका है, इंटरनल एनर्जी का चेंज। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है, एक्स, इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी है, एक्स। एक्स में से एक्स माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि
आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आया, 0। यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इंटरनल एनर्जी को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, राइट। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हुआ, 0। अब देखो ये है आपके पास आपका सिस्टम, एक साइड में फिल है गैस, कोई भी गैस कंसीडर करते हैं, फिलहाल हम आइडियल लेते हैं तो आप आइडियल गैस ले लो, ठीक है। आइडियल गैस है हमारे पास, ये लगा है बीच में, इसका क्या लगा है, ये पिस्टन लगा है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई गैस नहीं है इस वाले सिस्टम में, ये क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कोई गैस नहीं है, ये वैक्यूम है। अब हम लेंगे वैक्यूम की, गैस का हम पढ़ चुके हैं, अब हमें बात करनी है वैक्यूम की। एक बात बताइए, जब इसमें वैक्यूम है यानी कि इसके अंदर से कोई पार्टिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या इंटरनल प्रेशर यानी गैशियस प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा। और जब गैशियस प्रेशर नहीं लगेगा तो क्या बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर आप एक्सपेक्ट करते हो लगेगा, नहीं लगेगा भाई। जब अंदर से कुछ फोर्स नहीं लग रही है तो बाहर फोर्स लगा के क्या, किसके अगेंस्ट फोर्स लगेगी, वो सिंपल है, नहीं लगेगी। तो वैक्यूम में प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल क्या होगा, 0। जब पी एक्सटर्नल 0 होगा तो आपको एक चीज पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बेसिक पढ़ते आ रहे फर्स्ट लेक्चर से, वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब आपका पी एक्सटर्नल अगर 0 है, पी एक्सटर्नल है 0, तो 0 को जब आप डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, जब आप 0 को किसी वैल्यू से, किसी भी चीज से 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0 आता है। तो जब पी एक्सटर्नल की जगह आप यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 मल्टीप्लाई डेल्टा वी क्या होगा, वर्क डन 0। वर्क डन क्या आ गया यहाँ पे, 0। समझ में आया पी एक्सटर्नल क्यों 0 है, क्योंकि इसके अंदर ही कोई गैस नहीं है, ये तो वैक्यूम है। अब यहाँ गैस है, इस पे तो लगेगा पी एक्सटर्नल, इस पे लगेगा, ठीक है, इस पे लगेगा क्योंकि इसके अगेंस्ट में क्या है हमारे पास अंदर गैस, लेकिन इस पे कोई पी एक्सटर्नल नहीं होगा बच्चे, क्योंकि ये तो क्या है, वैक्यूम। अब ये वैक्यूम है तो पी एक्सटर्नल 0, पी एक्सटर्नल 0, तो मैं 0 रखूंगी वर्क डन में पी एक्सटर्नल की जगह पे, तो वर्क डन क्या है, 0, सिंपल 0। एक इक्वेशन ये आपको पता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वर्क डन, वर्क डन क्या है, 0 अभी निकाला हमने, क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर पढ़ चुके हो आप ये, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में क्या होगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा, 0। तो डेल्टा यू की जगह रखो 0, क्यू हमें पता नहीं है क्या होगा, वर्क डन हमें पता है यहां से कि वर्क डन कितना आया है, 0, राइट। तो Q की वैल्यू क्या होगी, दाएं भी 0 बाएं भी 0, लेफ्ट राइट दोनों साइड 0, Q प्लस 0 Q आएगा, और ये किसके इक्वल है, 0 के, तो Q भी क्या हो जाएगा, 0, यानी Q में भी कोई चेंजेस नहीं हुए, Q भी क्या है, कांस्टेंट है। तो फ्री एक्सपेंशन अब क्या होता है समझ में आएगा आपको, फ्री एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन अगेंस्ट 0 एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एक्सपेंशन अगेंस्ट 0 एक्सटर्नल प्रेशर। 0 एक्सटर्नल प्रेशर क्यों, क्योंकि ये वैक्यूम है, वैक्यूम की बात करेंगे जब हमारा फ्री एक्सपेंशन टर्म यूज होगा तब हम बात करेंगे वैक्यूम की, और वैक्यूम में हमारा पी एक्सटर्नल होता है 0, पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क डन 0, वर्क डन 0 तो हमारा क्यू भी 0, क्यों, क्योंकि डेल्टा यू 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन अगेंस्ट 0 एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर एक्सपेंशन इन द वैक्यूम, वैक्यूम है तो एक्सटर्नल प्रेशर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे ना उसमें हम कवर करेंगे एंथैल्पी, जो कि एक बहुत मेन टॉपिक है आपका, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई छोटा सा पॉइंट भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, बाय।